एनसीपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राज ठाकरे ने जो भाषण किया उसके ऊपर आपने काफी तीखी टिप्पणी करी है। ऐसा लगा कि राज ठाकरे ने बहुत सोच समझकर एनसीपी पे और शरद पवार पे हल्ला बोला। ऐसा उनका हल्ला किस पे था ये तो पता नहीं चलता है, क्योंकि हर साल उनकी भूमिका बदलती है। स्वतंत्रता के बाद मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा राजनेता हो जो अपनी भूमिका हर 4-5-6 महीने के बाद बदल डाले। पहले उन्होंने उत्तर भारतीयों को निशाना बनकर उनको बहुत पीटा था, अब वो उत्तर भारत की तरफ सरक गए, खिसक गए। कल उन्होंने कहा कि शरद पवार जाति पाति की राजनीति करते हैं। अगर वो अपने जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे प्रबोधनकर ठाकरे, उनकी 4-5 किताबें पढ़ लेंगे तो उनको पता चलेगा कि जात पात आती कहां से है और इसका निर्माता कौन है। फिजूल की ऐसा है कि शरद पवार का नाम लिए बिना, साहब का नाम लिए बिना महाराष्ट्र में राजनीति नहीं हो सकती। तो बड़ा स्पेसिफिक था, कहा कि जब से एनसीपी का जन्म हुआ है तब से ही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चल रही है और बार बार जो सोसाइटी है और जो युवा हैं उनको बांटने की कोशिश करी गई है एनसीपी और शरद पवार द्वारा। ऐसा है कि जात पात की राजनीति करते तो जितेंद्र आव्हाड आज गृह निर्माण मंत्री नहीं होता, छगन भुजबल आज मंत्री नहीं होते, तटकरे साहब आज मंत्री नहीं होते। जिनको शरद पवार जी का इतिहास मालूम है वही शरद पवार जी को चाहते हैं, और इसलिए पिछले 60 सालों में एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति गरमाती है। आपको अगर टीवी की हेडलाइन चाहिए, आपको अगर पेपर की हेडलाइन चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ गलत की बात किए बिना शरद पवार जी के बारे में आपको हेडलाइन मिल ही नहीं सकती। 2000 में हम सत्ता में आए, वो कह रहे हैं कि तभी से दंगे शुरू हुए। वो बता देवे कभी दंगे हुए हैं, दंगों का इतिहास निकाल लेवे। अच्छा, एक मामला बहुत गंभीर है, वो है मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स का। अब क्योंकि आप सरकार का हिस्सा हैं इसलिए ये पूछना आपसे बहुत जरूरी बनता है। जब राज ठाकरे कहते हैं कि जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर है उसे काउंटर के लिए डबल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। अपने आप को डेवलपमेंट के बहुत बड़े समझदार राजनेता समझने वाले राज ठाकरे जी, इनकी दिशा ये थी कि मेरे पास महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट, मैं रोजगार से सकता हूं, मैं महाराष्ट्र को सुधार सकता हूं, उसकी सब डेवलपमेंट प्लान मेरे पास तैयार है। यही डेवलपमेंट प्लान है उनका कि जो कल तक बोल रहे थे मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं ब्लूप्रिंट में महाराष्ट्र को सुधार दूंगा। सुधारने का यही काम है कि मंदिर मस्जिद के सामने जाके बैठो और हनुमान चालीसा पढ़ो। अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे रहे बच्चों को। अब इसके बाद हुआ यह है ना कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उद्धव ठाकरे का जो मौन है इस इश्यू के ऊपर वो सारे हिंदू लोग देख रहे हैं। ये कहां जा रहा है पूरा नैरेटिव? देखो, ये नैरेटिव सेट करने के लिए तो ये कामकाज हो रहा है। ये देश हमेशा से सेक्युलर रहा है और सेक्युलर ही रहेगा। लोगों को ये सब चीजें पसंद नहीं आती। जो शांति से चालू है, लोग काम कर रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे, काम पे जा रहे, ट्रेन से आ रहे। 2 साल कोरोना के चले गए, लोगों की खीसे में पैसे नहीं है। कोई गैस के ऊपर बात नहीं करता है, कोई पेट्रोल के ऊपर बात नहीं करता है, कोई डीजल के ऊपर बात नहीं करता है, कोई बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर बात नहीं करता है। बात क्या करता है? हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, ये कोई बात है? तो जो हिंदुत्व का प्लैंक लेके राज ठाकरे लग रहा है आगे बढ़ रहे हैं, बोले कि वो अयोध्या भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश की भी कल तारीफ कर डाली। आपको लगता है इससे जो एमएनएस का रिवाइवल है हो पाएगा? ऐसा है कि कुछ साल पहले इन्होंने ही कहा था कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो किसी को पाल पोस के बड़ा नहीं कर सकता है, और तभी मुंबई में भारी संख्या में उत्तर भारतीयों के ऊपर हमले किए गए। शायद वो भूल गए। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का मेरा भाई ये भूलेगा, क्योंकि उसको मारा था इन्होंने, पकड़ पकड़ के मारा था। अब कह रहे कि मदरसे में जाओ तो आपको वहां, मेरे ये कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कहा है कि मुमरा में जाओ मदरसों में तो आपको वहां क्या मिलता है देखो, पुलिस को भी पता है। ये पुलिस को क्यों घसीट रहा है भाई?
पुलिस को पता है तो पुलिस घुस के निकाल देगी। और आपको ऐसा लगता है कि है, तो मेरा दावा है और मेरा चैलेंज है उनको कि महाराष्ट्र के किसी भी मदरसे में जाओ, किसी भी मदरसे में जाओ, तुमको दाढ़ी करने का उस तरह मिलेगा ना, तो भी मैं कुछ भी हार जाऊंगा, राजनीति ही छोड़ दूंगा। ये बोलने के लिए तो ठीक है, भड़काने के लिए, लेकिन उसमें कुछ दम तो चाहिए। तो आपको क्यों लगता है इस बार राज ठाकरे ने जो पोजीशन लिया है, जो स्लांट लिया है, जो स्टांस लिया है, वो क्यों है? ऐसा है कि किसी के बातों में आके जब आदमी बात करता है तो किसकी बातों में आके सर? तो बैठ जाता है। किसकी बातों में राज ठाकरे आ गए? अभी पता चलेगा थोड़े ही दिनों में किसके बोलने पे। वो स्क्रिप्ट राइटर कौन है, वो स्क्रिप्ट राइटर का पता लग जाएगा। तो स्क्रिप्ट राइटर है, आप मानते हैं? कल तक उत्तर प्रदेश को गालियां देने वाला आदमी योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करता है, ये बदलाव कहां से आता है? तो मैंने एक ट्वीट भी किया है कि जब भी जी चाहे दुनिया बसा देते हैं लोग, एक के चेहरे पे कहीं चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये गाना उनके लिए फिट है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आपको लगता है राज ठाकरे एक फोर्स उभर के सामने आ सकते हैं? देखो, राज ठाकरे की अपनी एक फॉलोइंग है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई भी बड़ा वक्ता महाराष्ट्र में लाखों की सभा तो जरूर लेता है, लेकिन 1000 वोट भी नहीं पाता है। यह महाराष्ट्र का इतिहास है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी सभाएं लेने वाले बहुत नेता हुए। ऐसा है, कोई भी अच्छा भाषण जो देता है वो आदमी, वो समाज को अच्छा लगता है, पर वो समाज को उसी वक्त अच्छा लगता है जब तक वो भाषण करता है। बाद में समाज घर पे जाके कंटेंट ढूंढता है कि इसमें होगा क्या, अभी कि नौकरी मिलेगी, पेट भरेगा, कुछ काम होगा, कुछ शहर का विकास होगा, तब उनके समझ में आता है इसमें तो कुछ नहीं है। तो एक 3 घंटे का टाइम पास होता है ना, आदमी को लगता है कि 3 घंटे का टाइम पास कर ले। आखिरी सवाल है सर, पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि भाजपा बार बार ये कह रहा है कि सरकार स्टेबल नहीं है, सरकार के अंदर ऑल इज नॉट वेल, जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं मनमुटाव काफी चल रहा है अंदर। आखिर पर्दे के पीछे क्या है सर? ऐसा है, हमारे घर में क्या चालू है वो भैया आपको कैसा पता चलता है? तो अपने जो जिम्मेदार एमएलए हैं उनमें जो नाराजगी दिखाई दे रही है, उनमें जो एक हलचल दिखाई दे रही है, उसको कैसे रुकाएंगे? तो यही कहना पड़ेगा 15 दिन में हम सरकार बना रहे हैं, 15 दिन में हम सरकार बना रहे हैं, ताकि वो एमएलए अपनी जगह पे बैठ जाए। ये तो खेल बचपन से हमने देखा है ना। मां नहीं कहती थी रात को कि बेटा खाना खा ले, कल सुबह चॉकलेट दे दूंगी। यही खेल चालू है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।